हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज का नया टॉपिक और उत्तराखंड हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री और फॉरेस्टर जो एग्जाम है उसके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है वो पर डे आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पर हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि जो आपके पास पहले इंडियन हिस्ट्री का आपको सुबह 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, वहीं उत्तराखंड का आपके पास दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा और शाम तक 7 से 8 बजे के आसपास आपको मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको जो भी फील्ड है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड के इतिहास को भी जैसे कि हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं 3 भागों में इसको पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास उत्तराखंड का भी इतिहास 3 भागों में पढ़ने के लिए मिलता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री वाले वीडियो मैंने आपको समझाया है, लेकिन फिर भी आप समझा देता हूं जिसने नहीं देखा वीडियो इंडियन हिस्ट्री। अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी हो गया, लोअर पीसीसी हो गया, या अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रवर्तता जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो वहाँ पे वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो का आप कंटिन्यू जरूर वॉच करिएगा जब भी वीडियो आती है, और पूरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस जो है या जो आपके जो क्वेश्चन है जो भी आपका सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट बहुत ही जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भारत का इतिहास, ठीक है, उतना ही पुराना है। तो इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहां पर मनुष्य जो था उसने किसी भी प्रकार की लिपि जो थी उसका विकास नहीं किया था, यानी कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। कुल मिलाकर वो खाद्य संग्राहक के रूप में था और पेड़ पौधों पर रहता, पेड़ पौधों के पत्तियां कलियां खाता था, कच्चा मांस खाता था। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। सीधी सी बात है, जहाँ पर लिपि ही नहीं है। लिपि जैसे क्या है, हम हिंदी क्या लिखे, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि में जो लिखी है वो लिपि बनकर लिखी गई है, उन चीजों को हम पढ़ते हैं इतिहास। ठीक है, इनके अतीत में हुई घटनाओं का जो वर्णन होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर मनुष्य लिपि से अनभिज्ञ था, तो इसके कोई भी यानी कि लिखित रूप में कोई भी साक्ष्य उसके नहीं मिलते हैं। लिपि ही नहीं है तो साक्ष्य कहाँ से होंगे। ठीक है, तो यानी कि वो न तो लिखना जानता ना पढ़ना जानता था, लिपि से अनभिज्ञ था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहां पर मनुष्य जो था वो लिपि से अनभिज्ञ था, लिपि से अनजान था, और लिपि से किसी भी प्रकार से वो ज्ञान उसको नहीं था लिपि का। तो यहाँ पे अगर लिपि का ज्ञान नहीं था तो यानी कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो यहाँ की यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो जानकारी होती है हमें वो मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। किससे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से। यानी कि वह काल जिसके इतिहास के बारे में हम पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें वर्णन मिलता है उसके बारे में, यानी कि वह काल आपका क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। या वह काल जिस काल में मनुष्य किसी प्रकार की लिपि से अनभिज्ञ था। ठीक है, दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में व्यक्ति ने यानी कि उसने लिपि का विकास तो किया, लेकिन उस लिपि में क्या है, यानी कि वह लिपि जिसे पढ़ा नहीं गया है वह आपका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वह काल हो जाएगा जहां पर मनुष्य जो था वो लिखना पढ़ना भी जानता था, उसने लिपि का विकास किया और उस लिपि को पढ़ा भी किया है, जैसे कि हम आज प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे भी प्राचीन भारत, प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड, 3 भागों में इसको बांटेंगे हम यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास जो हम लिखित साक्ष्य, सबसे पहले तो बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य में यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे कि अभिलेख मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभिलेख मिलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कुलिन वंश से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। और जब अपना कार्तिकीय पूर्व जब वंश आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके शिलालेख पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और जो अनेक अनेक जो शिलालेख मिले हुए हैं, अभिलेख मिले हुए हैं, वे अभिलेख शिलालेख जो है, ठीक है, स्तंभ लेख होगी आपके पास आ जाएंगे। सिक्के जो यूज हुए हैं, कुलीन सिक्के जो मिलते हैं, अमोधभूति के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। या जो जैसे कि पुरातत्व की अगर बात करें तो साक्ष्यों में जैसे कि कप मार्क्स हो गए, ठीक है, या जो स्केलेटन खोजे गए हैं, या जैसे कि आपका मलारी गांव है जहाँ पे समाधान यानी कि जो स्केलेटन मिले हुए हैं और जो मुकुट मिला हुआ है, तो वो जो चीजें जो उनके द्वारा प्रयोग की गई है, जैसे बर्तन वगैरह भांड वगैरह हो गए, तो उनसे जो हमारा जो इतिहास होता है, हम प्रागैतिहासिक काल का पता करते हैं कि तत्कालीन जो मानव जो था वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था, या उत्तराखंड की दृष्टि से हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इसका अध्ययन हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करेंगे, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास अभिलेख हो जाएगा। सबसे पहले तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो है उसको कहा जाता है हेनवुड को, ठीक है। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है हेनवुड को। हेनवुड जो है एक पुरातत्वविद है, ठीक है, पुरातत्वविद है। और इन्होंने सबसे पहले यानी कि इन्होंने जो था 1856 में देवीधुरा में हेनवुड ने जो था 1856 में इसने देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी, किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी हेनवुड के द्वारा की गई थी, ठीक है। और अभी एक जो एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था। तो जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम था उसमें क्वेश्चन जो था वो मैचिंग में उसने दे दिया था, और यही उसने डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है, कि देवीधुरा वाला जो था, देवीधुरा महापाषाणकालीन जो स्थलों की खोज, इस तरीके से मैचिंग में कुछ क्वेश्चन था, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मेरे पास अभी पेपर भी नहीं है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ उसके भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था उसमें, ठीक है। उसने ये बता देता है कि पुरावशेष या महापाषाणकालीन पुरावशेष किससे संबंधित था, देवीधुरा ऑप्शन में दूसरा जो था मैचिंग कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, ठीक है। तो पुरातत्वविद का जनक या पुरातत्वविद हेनवुड जो है उनको पुरातत्व का यानी उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1856 में सबसे पहले देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी, ठीक है। इसी में अगर बात करें कि उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने के श्रेय उत्तराखंड की जाता है, वो है सबसे पहले नाम आता है यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। दूसरा नाम आता है मदन मोहन जोशी, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी और मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल को हम अन्य नाम जो हम चारण के नाम से इनको जानते हैं, शिव प्रसाद डबराल, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट और केपी नौटियाल। और केपी नौटियाल, ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लग रहा, ब्लू नौटियाल, केपी नौटियाल। तो पुरातत्व का जनक जो है उत्तराखंड में, पुरातत्व का जनक जो है वो माना उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है, जिसने सबसे पहले 1856 में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। पुरातत्व के जनक यानी कि पुरातत्व को जो उत्तराखंड में जो पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट और शिव प्रसाद डबराल को जाता है, और साथ ही उनके साथ केपी नौटियाल को जाता है। उत्तराखंड से प्राप्त जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें प्राप्त हुए हैं जैसे कि स्केपर्स हो गया, छैनी हो गया, स्केपर्स मिले हैं, छैनी मिले हैं, कन्नी, छैनी और स्केपर्स, ठीक है, स्केपर्स, छैनी और कन्नी जो है ये जो है कुछ साक्ष्य के रूप में मिले हैं, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इसको जाना जाता है। जो कि ये जो उपकरण जो थे इस समय प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य में उपकरण जो थे ये पत्थर के बने हुए थे,
प्रस्तर उपकरण थे, ये पत्थर के बने हुए उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिनको की फ्लैग वर्ग में रखा गया है। किसके वर्ग में रखा गया है? फ्लैग वर्ग में रखा गया है। ठीक है, फ्लैग वर्ग में रखा गया है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन हम पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन जो इतिहास का पता चलता है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के हिसाब से चलता है। पुरातात्विक जो कि लिखित इतिहास था नहीं, तो लिखित साक्ष्य तो कुछ है नहीं, तो लिखित साक्ष्य अगर नहीं है तो कैसे पता चला? वो पता चलता है पुरातात्विक साक्ष्यों। पुरातात्विक साक्ष्यों में आपके कप मार्क्स हो सकते हैं, वह आपके ये जो स्कैपर्स छेनी करनी जो पत्थर के बने उपकरण जो हैं, ठीक है, प्रस्तर उपकरण जो है वो हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? मुद्राएं हो सकती है, वो आपके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाती हैं। पुरातत्व साक्ष्य में सबसे पहले तो बात करते हैं कि पुरातत्व का जनक उत्तराखंड में का पुरातत्व का जनक जो है वो हेनवुड को कहा जाता है, जिसने 1856 में, कब? 1856 में देवीधुरा यानी कि चंपावत जो है, देवीधुरा जो है कहाँ पड़ता है? चंपावत पड़ता है। देवीधुरा में, चंपावत की देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। उत्तराखंड में ये पुरातत्व की दिशा में कार्य करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और केपी नौटियाल को जाता है। ठीक है, क्लियर है? हो सकता है आपके पास दे दे कि निम्न में से किसी व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड की पुरातत्व से संबंधित नहीं है, पुरातत्वविदों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपके पास 3 ऑप्शन, 3 के किसी के 3 के नाम दे देंगे, कुछ और दे देगा, तो आपको वहां पर ढूंढना पड़ेगा। तो 5 आपको ध्यान होना चाहिए, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, केपी नौटियाल, शिव प्रसाद डबराल। इन 4 लोगों को का नाम जो है, जो कार्य जो होता है वो उत्तराखंड की पुरातत्व दिशा को आगे बढ़ाने के में इनका नाम आता है। ठीक है, उत्तराखंड से प्राप्त जो स्कैपर्स, छेनी और करनी जो है वो पत्थर से बने हुए उपकरण थे, जिनको फ्लैग वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मृदभांड प्राप्त हुए हैं, काम क्या मिले हैं? मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड प्राप्त हुए वो हुए हैं बहादुराबाद से। कहां से प्राप्त हुए हैं? बहादुराबाद। बहादुराबाद कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है हरिद्वार। मृदभांड जो है उत्तराखंड में कहां से प्राप्त हुए हैं? वो मिले हैं हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं, हरिद्वार के बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं, जो कि 1951 में प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के साथ साथ ताम्र उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण में मिले हैं। ताम्र उपकरण जो है वो भी यहाँ पे मिले हुए हैं, और वो मिले कब है? कब मिले हैं? 1951 में, 1951 में ये मिले हैं। 1951 में बहादुराबाद से ताम्र उपकरण मृदभांडों की खोज की गई है, जो कि कहां पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से जो प्राचीन उपकरण में मृदभांडों की जो खोज की गई है हरिद्वार में, और फिर 1953 में जो मृदभांड जो थे इनकी खोज जो है फिर से यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा मृदभांडों की खोज की गई थी 1951 में। ठीक है, 1953 में। अब देखो, यज्ञदत्त शर्मा जो है, आपने इंडियन हिस्ट्री में भी इनका नाम पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा। जब हमने वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो 6 नगर जो वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास जो था बनमाली था, गणवारी वेला था, ठीक है, कालीबंगन था, राखीगढ़ी था, तो इनके आपने नाम वहाँ पे पढ़े होंगे। जब भी उसमें हमने आप पे पढ़ा बताया था कि यज्ञदत्त शर्मा ने जो था उसने भी कुछ यहाँ पे नगरों की खोज की थी। ठीक है, कौन कौन से नगर थे यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा? जो कि उसने रोपड़ और आलमगीर की उसने यहाँ पे खुदाई की थी, और रोपड़ और आलमगीर की उसने खोज की थी। उसी यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे 1953 में, 1953 में बहादुराबाद से भी मृदभांड जो थे, जो मिले हैं मृदभांडों के बारे में, मृदभांडों को यहाँ पे मृदभांडों की खोज की है 1953 में। ठीक है, अब दूसरा आता है रामगंगा घाटी से। रामगंगा घाटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहले जो फेमस पर्सनैलिटी जो रही है जिन्होंने रामगंगा घाटी पे खोज की थी वो है यशोधर मठपाल। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने जो यहाँ पे जो खोज की थी वो की थी रामगंगा घाटी में। रामगंगा घाटी में इन्होंने, यानी कि यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष, सबसे पहले तो रामगंगा घाटी में सबसे ज्यादा किसने किए अवशेष जो मिलते हैं? यशोधर मठपाल के द्वारा जो खोज की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है? पाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं
ठीक है, जो साक्ष्य मिलते हैं, जो साक्ष्य जो है वो जो खोजे गए हैं नर्मदा घाटी रामगंगा घाटी में, कौन से हैं, वो पाषाण काल के हैं। पाषाण काल का प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ते हैं, है ना, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो 3 भागों में पढ़ते। तो पाषाण काल यानी कि जो पाषाण काल जो युग था उसके अवशेष जो है वो मिलते हैं उत्तराखंड में रामगंगा घाटी से, जिसकी खोज जो है वो यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल के द्वारा इनकी खोज की गई थी रामगंगा घाटी से। ठीक है, साथ ही इन्होंने जो था कपमार्क्स की खोज भी की है। यशोधर मठपाल ने कपमार्क्स की खोज की है। कपमार्क्स की खोज क्या की है इन्होंने? नौलाग्राम से। कहां से किया है? नौलाग्राम, यानी कि रामगंगा घाटी, रामगंगा नदी घाटी जो है इसके किनारे ही स्थित है। रामगंगा घाटी जो है इसके पास ही स्थित है नौलाग्राम। नौलाग्राम से इन्होंने कपमार्क्स की खोज की हुई है। कपमार्क्स से बड़े पत्थरों पर जो उथले हुए गड्ढे जो होते हैं उसको बोला जाता है कपमार्क्स। कपमार्क्स की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने की है। कहां से की है? नौलाग्राम से। नौलाग्राम कहाँ है? रामगंगा घाटी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रामगंगा घाटी के आसपास का जो एरिया जो है वहां पर भी इन्होंने कपमार्क्स की खोज की है। ठीक है, रामगंगा घाटी के पास एक और चीज पड़ती है, वो पड़ती है महरू उड़ियार। महरू उड़ियार जो है इसका संबंध भी रामगंगा घाटी से है। उड़ियार जो है गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुफा। छोटी छोटी जो गुफाएं होती है उसको बोला जाता है उड़ियार। ठीक है, तो उड़ियार क्या है? एक प्रकार की यहाँ पर गुफा जो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने देखी कि रामगंगा घाटी जो हमने हटवाल सचित्र देखा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दूसरा हमारे पास यहाँ पे आते हैं शैलचित्र जो है वो मिले हैं। एक हटवाल शैलचित्र मिला हुआ है, हटवाल शैलचित्र, और दूसरा मिला हुआ है ठडुंगा। हटवाल शैलचित्र और ठडुंगा शैलचित्र। हटवाल शैलचित्र जो है वो आपके मिले हैं अल्मोड़ा से। कहां से मिले हुए हैं? अल्मोड़ा से मिले हैं। अल्मोड़ा से मिले हैं, जबकि ठडुंगा जो है वो आपके मिलते हैं उत्तरकाशी से। हटवाल अल्मोड़ा से, ठडुंगा उत्तरकाशी से। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का हिस्ट्री। उत्तराखंड का हिस्ट्री जैसे कि आपको पहले बताया कि 3 भागों में इसको बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज प्रागैतिहासिक काल हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो बाकी का इसमें से मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि वह काल जहां पर कि मनुष्य का जो साक्ष्य जो होता है, जो मनुष्य जो होता था उसे लिपि की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। तो अगर लिपि की जानकारी नहीं है, हम इतिहास क्या होता है, इतिहास में पढ़ते हैं अतीत में हुई घटनाओं का जो लेख जो होता है कि अतीत में हुई जो घटनाएं होती हैं वही क्या है? हिस्ट्री है। अब अतीत में हुई घटनाएं हिस्ट्री है, तो प्रागैतिहासिक काल में तो कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो उसका कैसे पढ़ते हैं? तो उसको जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्य में आपके क्या क्या हो जाते हैं? अब नंबर 1 हमारे पास आ जाता है अभिलेख आ जाएंगे। अभिलेख के साथ साथ आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रस्तर उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्रस्तर उपकरण हो जाएंगे। प्रस्तर उपकरण, तीसरा आपके पास हो जाएगा अभिलेख, है ना, सिक्के हो जाते हैं आपके पास, सिक्के या मुद्राएं हो जाएंगी। ठीक है, चौथा आपके पास हो जाएगा शैलचित्र हो जाएंगे। शैलचित्र, हम यहाँ पे शैलचित्रों से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, कैसे वहां पे लोग रहते थे, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तराखंड के पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी पुरातात्विक साक्ष्य से हमें इस काल की जानकारी मिलती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से उस समय प्रागैतिहासिक काल में भी यहाँ पे इतिहास कुछ वर्णन जो मिलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। पुरातत्व का जनक यानी उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है, और उत्तराखंड के पुरातत्व की दिशा में कार्य करने का जो श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को जाता है, मदन मोहन जोशी को जाता है, मदन भट्ट को जाता है, केपी नौटियाल हो गया, और शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ठीक है, पुरातत्व का जनक कौन हो गया? हेनवुड हो गया, जिन्होंने 1856 में देवीधरा चंपावत में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। बाकी हमने इसके बाद देखी कि और कौन कौन के साथ और किसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो अभिलेख हम आगे पढ़ेंगे। प्रस्तर उपकरण में उत्तराखंड से कुछ प्रस्तर उपकरण मिले हुए, जैसे कि स्कैपर्स मिला हुआ, छेनी मिला हुआ, करनी मिला हुआ, जिसको फ्लैग वर्ग में रखा गया है, जो कि पत्थर के उपकरण के बने हुए होते थे। ठीक है, तो उत्तराखंड का यानी कि हरिद्वार में जो बहादुराबाद है, बहादुराबाद से प्राचीन कालीन जो थे मृदभांड और ताम्र उपकरण, तांबे के बने उपकरण और मिट्टी के बर्तन जो है प्राप्त हुए 1951 में बहादुराबाद से ही यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में
मृद भांडों की खोज की थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने मृद भांडों की खोज कहाँ से की थी? बहादुराबाद से की थी 1953 में। पहले 1951 में मिले हैं, फिर 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा जो हम उत्तराखंड की हिस्ट्री और इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आलमगीर, रोपड़ वगैरह जो स्थान जो थे इनकी तरह पे खोजे गए थे। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि सिक्के भी आगे जो कुलिंद वंश पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। कुलिंद वंश के सिक्के मिले हैं अमोदभूति प्रकार के, जैसे कि अब कुलिंद वंश पढ़ते हैं तो अमोदभूति प्रकार के 3 प्रकार के सिक्के जो थे उनके अमोदभूति के प्रकार के थे, है ना, और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मिलते हैं और चतुरस्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जब हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कुलिंद वंश की तो उसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। और शैलचित्र वगैरह जो, तो शैलचित्र में हमने यहाँ पे पढ़ा कि 2 प्रकार के शैलचित्र मिले हुए हैं। हटवाल शैलचित्र में मिला हुआ जो कि अल्मोड़ा से मिला हुआ है और ठडुंगा से मिला हुआ है, यानी कि उत्तरकाशी से मिला। ठडुंगा उत्तरकाशी से शैलचित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। रामगंगा घाटी से हमें महापाषाण कालीन यानी कि प्रापाषाण कालीन अवशेष मिले हुए हैं। साथ ही वहां से हमें नौलाग्राम से ही कप मार्क्स भी मिले हुए हैं। रामगंगा घाटी के पास नौलाग्राम से कप मार्क्स मिले हैं। और रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन उपकरण खोज की जो की थी वो यशोधर मठपाल ने की थी। और यशोधर मठपाल ने ही रामगंगा घाटी से कप मार्क्स की भी खोज की थी नौलाग्राम से। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा तो उसको हम हटा देते हैं और फिर हम आगे से पढ़ते हैं। उत्तराखंड का हिस्ट्री या हिस्ट्री को पढ़ने में तभी आप इन चीजों को समझेंगे जब आप उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली इसी चीज को लेके चलेंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आने वाली है। आज हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे कल उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इसके उत्तराखंड का वर्णन कहाँ किस प्रकार से मिलता है और किस किस जगह से हमें उत्तराखंड का इतिहास जानने को मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल मैं पूरा हटा रहा हूँ यहाँ से भी अब, क्योंकि हमने इसको पहले देख लिया क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं पूरा से हटा देता ताकि हमें लिखने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाए। तो अगला हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा शैलचित्र। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो शैलचित्र जो हमें 2 प्रकार के यहाँ पे मिले हुए हैं। शैलचित्र मिले हुए हमें 2 प्रकार के, हमें सबसे पहले तो 2 प्रकार के पढ़े थे कि जो शैलचित्र जो है, एक तो जो हटवाल शैलचित्र जो है, हटवाल शैलचित्र, ठीक है, और ठडुंगा। तो ठडुंगा, हटवाल शैलचित्र और ठडुंगा शैलचित्र। हटवाल शैलचित्र जो हमें मिले हैं वो मिले हुए हटवाल शैलचित्र अल्मोड़ा से मिले हुए हैं, जबकि ठडुंगा शैलचित्र जो है हमें वो कहाँ से मिले हैं? उत्तरकाशी से मिले हुए हैं, उत्तरकाशी से मिले हुए हैं। शैलचित्र जो हमें वो द्वाराहाट से भी मिले हुए हैं। द्वाराहाट का जो मुनियों का पर्वत है, ढाई मुनियों का पर्वत, ठीक है, क्या है? मुनियों का ढाई पर्वत, मुनियों का या मुनियों के ढाई पर्वत से भी, जो ढाई पर्वत जो है इससे भी हमें शैलचित्र देखने को मिले हैं। शैलचित्र जैसे कि हमारे पास लक्ष्य ओडियार हो गया, ग्वारिखा गुफा हो गया, है ना, इनसे भी हमें वहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। हुटली हो गया, पेटसाल हो गया, इनसे भी हमें शैलचित्र की यहाँ पे प्राप्ति हुई है, ठीक है। जब हम इसके और भी इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में फिर हम यहाँ पे जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, इसको जब लक्ष्य ओडियार के बारे में बात करेंगे, गोरखा ओडियार के बारे में बात करेंगे कि इससे क्यों वो चीजें प्रसिद्ध है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे वीडियो में। तो शैलचित्र भी हम पढ़ रहे हैं तो जो हमारे पास शैलचित्र जो है ठडुंगा, अल्मोड़ा, ठीक है, और उत्तरकाशी से मिले हुए हैं। तो फिर हमने मृदभांड भी पढ़े थे कि मृदभांड जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वो हरिद्वार के बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं, बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। पहला तो 1951 में प्राप्त हुआ था। दूसरा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा भी खोजी की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने भी बहादुराबाद में ही जो मृदभांडों की खोज की थी 1953 में, ठीक है। मृदभांडों में चित्र दूषित मृदभांड मिले हुए हैं, चित्र धूसर मृदभांड, चित्र यानी कि चित्र बने हुए जो मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चित्र दूसरे मृदभांड जो है वो जो मिले हुए हैं वो श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से मिले हुए हैं, थापली से मिले हुए हैं और उत्तरकाशी से मिले हुए हैं। श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से हमें चित्रित दूसरे मृदभांड मिले हुए हैं, जो कि एचएनबी यूनिवर्सिटी, GU हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा, शोध के जो छात्र हैं या पुरातत्वविद जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके द्वारा या उनके दल के द्वारा जो था ये इनकी यहाँ पे खोज की गई है चित्रित दूसरे मृदभांडों की, ठीक है।
इसी से यानी कि जो चित्रित दूसरे वृद्धभांडों वाले जो स्थल हैं उन्हीं से घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं जगहों से क्या है, वो क्या है, घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं सुतका गेंडरों वगैरह जब स्थान पढ़ते हैं, जो घोड़े के जो हमें जो मिलते हैं अस्थि पंजर जो मिलते हैं, सुतका गेंडर हो गया, काली बंगन हो गया, लोथल हो गया, तो उस समय के जो हड़प्पा काल के लोग, इससे क्या पता चलता है, हड़प्पा काल के लोग जो थे वो घोड़े से परिचित थे। घोड़ा उनके पास, उस घोड़े के पशु के रूप में जो पशु जो था उसका वो यूज करते थे। अब वो सवारी के लिए भी हो सकता है, घुड़दौड़ यानी कि घुड़दौड़ सवारी के लिए भी हो सकता है, या घोड़ा गाड़ी के लिए भी प्रयोग कर सकते थे। तो उसी प्रकार के उसका जो साक्ष्य मिला हुआ है, घोड़े के साक्ष्य जो है वो भी कहां से मिले हैं, चित्रित भारत में जो है वो चित्रित दूषित वृद्धभांड जो संस्कृतियों वाले जो स्थान है वहां से घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा तो यहाँ पे खोजे गए हैं। तो अब अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात करें तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा भी एक स्थान जो पड़ता है अल्मोड़ा यानी कि रानीखेत में धनखल, रानीखेत के धनखल, रानीखेत के धनखल गांव में, धनखल गांव का उत्खनन किया गया है। उसकी खोज के लिए यहाँ पे खुदाई की गई। किसके द्वारा की गई, वो की गई है कुमाऊं विश्वविद्यालय के, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्रों यानी कि शोध के जो छात्र हैं उनके द्वारा इसकी भी यहाँ पे खुदाई की गई, जो कि एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में किया गया था। एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में किया गया था। एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में किया गया है। क्या किया गया है, वो क्या गया, रानीखेत के धनखल गांव की खुदाई की गई है या उत्खनन उसका किया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। ठीक है, और वो जो किया गया है वो किसमें, एमपी जोशी और डीएस नेगी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब जो लौह फलक जो मैंने आपको बताया कि फलक वर्ग जो लौह फलक जो सबसे प्राचीन जो था, यानी कि जो फलक वर्ग जो था उसमें जो था लौह उपकरण जो है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। लौह उपकरण जो है वो उत्तराखंड के मिले हुए हैं। प्राचीन उपकरण में लौह उपकरण जो है वो भी उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। जो सर्वाधिक प्राचीन जो है, क्योंकि सबसे पहले तो लोहे की भी खोज की थी ना, मानव ने सबसे पहले किसी खोज की थी, लोहे का उसने प्रयोग किया था, सॉरी तांबे का प्रयोग किया था। तो उसी में क्या था, लोहे का भी यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन उपकरण में माने जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल जो जगह है कि कुमाऊं में नैनीताल जो जगह है, नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। नैनीताल से क्या है, 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। ये पुरातत्व साक्ष्यों से इन साक्ष्यों से पता चलता है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास जो है वो इन्हीं साक्ष्यों से पता चलता है। तो नैनीताल से जो था वो लौह जो सॉरी 5 ताम्र मानवाकृतियां जो है वो प्राप्त हुई हैं, जो कि मंगोली शैलचित्र से संबंधित हैं। ठीक है, और इनकी खोज जो की गई थी वो 1999 में, कब की, 1999 में की गई थी। और मंगोली शैलचित्र जो है या मंगोली संस्कृति से ये मेल खाते हैं। ठीक है, जो मंगोली जो शैलचित्र है उनसे ये मिलती जुलती ये 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, जो कि आपको कहां से मिली है, नैनीताल से मिली हुई है 1991 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आपके पास बनाता रहता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद से ताम्र उपकरण की अगर यहाँ पे बात हो रही है, जिसके हमने ताम्र उपकरण पहले ही पढ़े थे कि ताम्र उपकरण जो है हरिद्वार से भी प्राप्त हुए थे। मृदभांड और ताम्र उपकरण जो थे हरिद्वार से प्राप्त हुए थे। ताम्र उपकरण जो थे वो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि वो बहादुराबाद से प्राप्त हुए थे, 1951 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ताम्र उपकरण जो है वो वहां पे और कहां से हुए हैं, देखिए उत्तराखंड के ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा को। उत्तराखंड के ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, अल्मोड़ा को जाना जाता है उत्तराखंड में ताम्र नगरी के रूप से। तो यहाँ से एक ताम्र उपकरण जो था उसकी खोज हुई थी 1896 में, 1896 में 1896 में ताम्र उपकरण की खोज की गई थी, जो कि कहां से की गई थी, अल्मोड़ा से की गई थी। ठीक है, 1896 1887 में 1887 में एक जो स्थल पड़ता है मोर ध्वज, उत्तराखंड में प्राचीन मोर ध्वज था, वर्तमान नाम है उसका कोटद्वार। वर्तमान में क्या है, कोटद्वार। मोर ध्वज किसका नाम है, कोटद्वार का प्राचीन नाम है मोर ध्वज। तो मोर ध्वज में भी यानी कि 1896 मोर ध्वज में भी 1887 में मोर ध्वज यानी कि कोटद्वार में भी
उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन में यहाँ से जो प्राचीन जो चीजें यहाँ पे भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन जो था 1920 और 1921 में, 1919-20 यानी कि 1920-21, ठीक है, 1920 या 20-21 हम कह सकते हैं। 1920-21 में उत्तराखंड के मंदिरों का जो अध्ययन किया गया था वो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा भी इसका अध्ययन यहाँ पे किया गया था, जिसने कि हड़प्पा सभ्यता की भी खोज की थी। हड़प्पा संस्कृति की खोज करता 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो 1920-21 के आसपास ही उन्होंने 1919 और 1920 के आसपास भी उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों का भी यहाँ पर अध्ययन किया था। ठीक है, चित्रण में हमारे पास जो है जो 14 नर्तकों का जो कसार देवी शैलाश्रय से भी जो शैल चित्र जो है वो कसार देवी 14 नर्तकों का जो चित्रण मिलता है, 14 नर्तकों का चित्रण क्या चित्र जो मिलता है वो मिलता है कसार देवी शैलाश्रय से। कसार देवी शैलाश्रय, कसार देवी मूर्ति जो है मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ से जो है वो 14 नर्तकों का यहाँ पे शैल चित्र जो यहाँ पे देखने को मिलता है कसार देवी मंदिर से, जो कि जो है अल्मोड़ा में जो है कश्यप पहाड़ी जो है उस पर ये स्थित है। ठीक है, उसी पर क्या है ये स्थित है। अब जो यहाँ पे तो हमारे पास जो थे कि जो उपकरण जो थे वो किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे उपकरण मिले हुए हैं, क्या क्या चीज यहाँ पे थी। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें संस्कृति की, अगर यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग संस्कृति में यहाँ पे जानते हैं मारू उड़ियार जो था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देखा। और जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कहाँ कहाँ से, जैसे हरिद्वार के हैदराबाद से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो मृत भांड मिले हुए हैं, ताम्र उपकरण मिले हुए हैं। उसी तरीके से ताम्र उपकरण मृत भांड जो है वो आपके अन्य जगहों से, जैसे ताम्र उपकरण में आपके पास मृत भांड में आपके पास योगेंद्र शर्मा के द्वारा चित्र दूसरे मृत भांड जो है वो थापली उत्तरकाशी से मिले हुए हैं, घोड़े के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। रानीखेत का धनखल जो है उसकी भी जब उत्खनन करवाया गया है। ठीक है, और 14 नर्तकों का जो कसार देवी का जो मूर्ति जो है वो मिलती है, कसार देवी मंदिर से 14 नर्तकों की मूर्ति मिलती है। मोर ध्वज से भी हमें जो खुदाई के दौरान कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हुई हैं। ठीक है, शैल चित्र मिले हुए हैं। तो अनेक प्रकार की यहाँ पे कि उत्तराखंड के इतिहास को इसी बेस पे जो है वो पढ़ा जा सकता है, जहां जहां ऐसी चीजें मिली हुई है, क्योंकि साक्ष्य जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल का वर्णन या प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, एक संस्कृति यहाँ पे आती है महास्म संस्कृति। देखो कपमार्क्स वगैरह जो थे वो भी यहाँ पे जो खोदे गए थे। कपमार्क्स की खोज जो थी वो आपके नौलाग्राम के पास कपमार्क्स की खोज की गई थी, रामनगर घाटी के आसपास जो है, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, सॉरी यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास था यहाँ पे। इसमें बात करते हैं महास्म संस्कृति की। महास्म संस्कृति के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले इसे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, पढ़ने में सारा ना। ठीक है, वीडियो कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें भी आप तक पहुँचाई जा सके। तो अगर स्पीड में हो रहा कोई चीज़ तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, एक यहाँ पे आती है महास्म संस्कृति। क्या आता है, महास्म संस्कृति। महास्म संस्कृति, महास्म संस्कृति की खोज जो की थी वो रॉबर्ट कॉर्नक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट कॉर्नक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रॉबर्ट कॉर्नक ने जो महास्म संस्कृति की खोज की थी वो 1877 में की थी। 1877 में इसने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले जो थे वो कपमार्क्स की खोज जो की गई थी, कपमार्क्स की खोज जो की गई थी वो कॉर्नक के द्वारा की गई थी। कपमार्क्स की खोज सबसे पहले कॉर्नक के द्वारा की गई थी। तो कपमार्क्स क्या होते थे, बड़े बड़े जो पत्थर जो होते हैं या चट्टानें जो होती है उन पर बने हुए ओखली के आकार के जो उथले हुए गड्ढे जो होते हैं वो होते हैं कपमार्क्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कपमार्क्स होते हैं। इससे क्या पता चलता है, कपमार्क्स से तत्कालीन प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिलता है। जैसे डायनासोर टाइम का जो होता है ना उसका टाइम पीरियड, तो उस प्रकार का मानव जो था उतना इस पर जो बड़ा था इस प्रकार से था कि उसके जो जहाँ पे जो गड्ढे मिलते हैं उसके निशान जहाँ पे मिल जाते हैं, कपमार्क्स होते हैं। ठीक है, तो महास्म संस्कृति से संबंधित जो आकृति जो हमें मिली है वो मिली है द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। ये कहाँ से मिली है, वो मिली है द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। कहाँ से मिली है, चंद्रेश्वर मंदिर।
चंद्रेश्वर मंदिर से हमें महापाषाणकालीन या महास्म संस्कृति के जो खोज जो हुई थी महास्म संस्कृति के बारे में मिलता है चंद्रेश्वर मंदिर से, जहां से हमें लगभग जो है वो कप मार्क्स मिले हुए हैं। कप मार्क्स 200 कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 200 कप मार्क्स जो है इस जगह से खोजे गए हैं जो महास्म कालीन यानी कि महास्म संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, जो कि 12 जो है यानी कि 200 है और इस तरीके से इसकी एक पंक्ति में वो बनी हुई हैं। इस तरीके से 12 लगातार एक समांतर श्रेणी की पंक्तियों में वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो कप मार्क्स जो होते हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले यहाँ पे द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। और ये जो चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट का जो है वहां से हमें महास्म कालीन जो है या महास्म संस्कृति से संबंधित जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो एमपी जोशी जो था उन्होंने महास्म संस्कृति के समय जो है एमपी जोशी ने इसको यानी कि जो कप मार्क्स है इनको 7 भागों में बांटा है। इनको क्या क्या है? 7 भागों में बांटा है कप मार्क्स को। किसने बांटा है? ये बांटा है एमपी जोशी ने। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त जो महास्म कालीन कप मार्क्स जो थे उनको 7 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, साथ ही जो हमने इससे पहले कप मार्क्स के बारे में पढ़ा कि जो नौलाग्राम से जो मिला हुआ है। ठीक है, नौलाग्राम से भी हमें इसको देखने के मिलते हैं। नौलाग्राम से भी कप मार्क्स देखने को मिले हैं जो कि 73 कप मार्क्स जो थे यशोधर मठपाल के द्वारा जिनकी खोज की गई थी। ठीक है, देवीधुरा से भी जो खोज की गई थी वो किसने की है? देवीधुरा से भी जो खोज की गई है वो की गई है एमपी जोशी के द्वारा। देवीधुरा में भी खोजे गए हैं। देवीधुरा से भी हमें कप मार्क्स मिले हुए हैं जिसकी खोज भी जो थी वो एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, गोपेश्वर की अगर बात करें तो अन्य जो मास्टर्स के समय जो कप मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं। गोपेश्वर से भी मिले हैं, गोपेश्वर से भी मिले हुए हैं। गोपेश्वर का जो मंडल जो है, मंडल क्षेत्र जो है गोपेश्वर के पास जो मंडल क्षेत्र है वहां से भी कप मार्क्स मिले हुए हैं। और साथ ही जो नयार घाटी है, पश्चिमी नयार घाटी जो है उसके जो ग्वाड़ नामक जो स्थान है ग्वाड़ से भी कप मार्क्स की खोज की गई थी और जो की गई थी यशवंत सिंह कटौच के द्वारा। ठीक है, ग्वाड़ से की गई यशवंत सिंह कटौच। ग्वाड़ नामक स्थान से यशवंत सिंह कटौच के द्वारा कप मार्क्स की खोज की गई थी जो कि आपका मंडल यानी गोपेश्वर के मंडल और जो ग्वाड़ नामक जो स्थान है वहां से जो है कप मार्क्स की खोज जो की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। पश्चिमी नयार क्षेत्र है, पश्चिमी नयार क्षेत्र का ग्वाड़, पश्चिमी नयार घाटी का जो ग्वाड़ क्षेत्र है वहां से यशवंत सिंह कटौच और गोपेश्वर का जो मंडल है वहां से भी यशवंत सिंह कटौच के द्वारा कप मार्क्स की खोज की गई थी। साथ ही द्वाराहाट से यानी कि देवीधुरा और द्वाराहाट से एमपी जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एमपी जोशी के द्वारा जो था कप मार्क्स की खोज की थी कुमाऊं में सबसे पहले। ठीक है, इससे प्राप्त जो थे उन्होंने इसको अलग भागों बांटा, 200 भागों में इसको बांटा और देवीधुरा से भी एमपी जोशी के द्वारा ही कप मार्क्स की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये जो था आपके पास महास्म संस्कृति का जो उल्लेख मिलता है या महास्म संस्कृति की जो जानकारी मिलती है वो उत्तराखंड में मिलने वाले कप मार्क्सों से मिलती है। कप मार्क्स को हमने यहाँ पे अलग श्रेणी में रखा हुआ है कि कप मार्क्स जो थे, कप मार्क्स कहाँ का? सबसे पहले तो कप मार्क्स उत्तराखंड में किसने ढूंढे थे? कप मार्क्स कार्बन के द्वारा ढूंढे गए थे 1877 में, जिसने 200 कप मार्क्स की खोज की थी और इन 200 कप मार्क्सों को 7 भागों में विभाजित किया था एमपी जोशी के द्वारा किया गया था। एमपी जोशी ने ही देवीधुरा से उसने कप मार्क्स की खोज की थी। साथ ही जो महास्म कालीन जो संस्कृति की जो खोज होती है वो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से हमें इसकी जानकारी मिलती है। नौलाग्राम जो है, नौलाग्राम से भी यशोधर मठपाल के द्वारा जो था महास्म कालीन जो है या महास्म संस्कृति से संबंधित कप मार्क्स की खोज की थी जो कि 73 इसकी संख्या बताई जाती है। गोपेश्वर के मंडल और नयार, पश्चिमी नयार क्षेत्र का जो ग्वाड़ क्षेत्र है वहां से भी कप मार्क्स मिले हैं जिनकी खोज जो है यशवंत सिंह कटौच के द्वारा की गई थी। तो महास्म कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके कप मार्क्स से। तो कप मार्क्स क्या होता है? कप मार्क्स जो है वो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं या चट्टानें होती हैं तो उन पर ओखली के आकार के जो उथले हुए गड्ढे जो होते हैं उसको कप मार्क्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके बारे में से आगे के जो पुरातात्विक स्थल जो है जैसे कि लक्ष्य उड़ियार क्या है, लक्ष्य उड़ियार के बारे में हो गया और ग्वार उड़ियार हो गया,
हुडली हो गया, पेटसाल हो गया, ठीक है। तो अन्य जो आपके जो मलारी गांव हो गया, किमिनी गांव हो गया, तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, इनके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।